हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। हमने ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम बेसिक देखेंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कैसे करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कब करता है। ये हमने फंक्शंस में पढ़ा है। कब एग्जिस्ट करता है? जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। बाइजेक्टिव यानी वो फंक्शन 1 1 होगा और ऑन टू होगा। 1 1 का एक नाम और क्या था? इंजेक्टिव। और ऑन टू का एक नाम और सर्जेक्टिव। मतलब कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों है तब होगा वो बाइजेक्टिव फंक्शन। और बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। क्लियर? हमने ये भी पढ़ा था कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शंस पीरियोडिक फंक्शंस है, क्योंकि इनका ग्राफ रिपीट करता है। जैसे साइन एक्स का ग्राफ देखो, तो साइन एक्स का ग्राफ रिपीट करता है। क्लियर? और ये भी देखा था कि जितने भी पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं वो होते हैं मेनी वन फंक्शन। मतलब 1 1 फंक्शन नहीं होते वो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जब हम कर रहे थे तो उसमें एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे थे। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो होते हैं मेनी वन फंक्शन। 1 1 नहीं होते, मतलब वो बाइजेक्टिव फंक्शन भी नहीं होते। तो फिर इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट कर गया? और हमें चैप्टर भी पढ़ना है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जब इनका इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे आया? तो आज का चैप्टर हमारा यहीं से स्टार्ट होगा कि उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, और करता है तो फिर कैसे करता है। ठीक है। मान लीजिए हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जो कि डिफाइन है फ्रॉम आर टू आर। आर टू आर यानी उसमें जो पहला आर है वो बता रहा है डोमेन और दूसरा आर बता रहा है कोडोमेन। और हमारा फंक्शन क्या है? फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ये ग्राफ है साइन एक्स का। अब हमारा डोमेन आर है, मतलब ऑल रियल नंबर। तो जो हमारा साइन एक्स का ग्राफ होगा वो माइनस इन्फाइनाइट से लेकर प्लस इन्फाइनाइट तक बनेगा। मतलब पूरी नंबर लाइन पर हमने साइन एक्स का ग्राफ बना दिया। ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि साइन एक्स 1 1 और ऑन टू है कि नहीं। तो जब हमने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट डाला तो हॉरिजॉन्टल लाइन डालने के बाद हमने देखा कि एक से ज़्यादा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहे हैं। मतलब ये जो फंक्शन है ये है मेनी वन फंक्शन। ठीक। अब हम चेक करते हैं कि ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू कैसे चेक होता है? जब कोडोमेन इक्वल टू रेंज आ जाता है तब हम कहते हैं कि वो ऑन टू फंक्शन है। तो कोडोमेन तो हमें दिया हुआ है आर। रेंज क्या है? तो देखिए ग्राफ में, ग्राफ का जो मैक्सिमम पॉइंट है वो है 1 और मिनिमम पॉइंट क्या है? मिनिमम पॉइंट है -1। मतलब इसकी रेंज आ रही है -1 से लेकर 1 तक, जो कि कोडोमेन की इक्वल नहीं है। मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, इन टू है। तो साइन एक्स ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है। फिर साइन एक्स का इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा? अभी यदि कोई पूछे इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो आप क्या बोलोगे? नहीं। तो साइन इन्वर्स कहाँ से आया? तो साइन इन्वर्स को डिफाइन करने के लिए हम इस फंक्शन के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, मतलब छोटा कर देंगे। जैसे इस फंक्शन का भी डोमेन क्या है? अभी डोमेन है आर, मतलब रियल नंबर माइनस इन्फाइनाइट से लेकर प्लस इन्फाइनाइट तक। इसलिए पूरा फंक्शन देखिए पूरे नंबर लाइन पे बना है। तो इसके डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे -π/2 से लेकर +π/2 तक। -π/2 से लेकर +π/2 तक। और उसका जो कोडोमेन है जो कि आर है उसे भी छोटा कर देंगे -1 से लेकर 1 तक। तो नया फंक्शन क्या बनेगा? तो नया फंक्शन बनेगा ये, जिसका डोमेन होगा -π/2 से लेकर +π/2 तक और कोडोमेन होगा -1 से लेकर 1 तक। तो देखिए नया फंक्शन का जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा? वो ये ग्राफ, सिर्फ इतना बनेगा। ये ना, हमने जब इतना रिस्ट्रिक्ट किया तो सिर्फ इतना ग्राफ बन रहा है। तो ये ग्राफ यहां पर है। ये जो पॉइंट है ये है -π/2 और ये पॉइंट है +π/2। हमने हमारे फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अब ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है कि नहीं, चेक करो। तो जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन डाल रहे हैं तो एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, मतलब ये 1 1 तो है। 1 1 है। अब ऑन टू है कि नहीं, तो चेक करते हैं। देखिए इसका जो रेंज आ रही है वो क्या है? -1 से लेकर 1 तक। इसकी रेंज आ रही है -1 से 1। रेंज आ रही है -1 से लेकर 1 तक। और कोडोमेन क्या है?
कोडोमेन भी है -1 से 1 तक, मतलब दोनों इक्वल है। मतलब ये फंक्शन हो गया बाइजेक्टिव, मतलब इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, एफ इन्वर्स एक्स इक्वल टू, डिनोट कैसे करते हैं, साइन इन्वर्स एक्स, ऐसे डिनोट करते हैं। मैंने आपको यह भी बताया था कि जब भी किसी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो उसका जो डोमेन होता है और रेंज होता है, अब कोडोमेन और रेंज बराबर ही है ना, तो हम इसको रेंज बोल सकते हैं। तो जो उसका डोमेन और रेंज आपस में स्वैप हो जाते हैं, मतलब जो उसका डोमेन होता है वो हो जाता है रेंज, और जो उसका रेंज होती है वो होता है डोमेन। तो एफ इनवर्स एक्स जो कि आया साइन इनवर्स एक्स, तो इसका डोमेन क्या होगा, तो इसका डोमेन होगा -1 से लेकर 1 तक, और इसका कोडोमेन या फिर रेंज क्या होगा, रेंज होगा -π/2 से लेकर π/2 तक। ठीक है, तो जो इनवर्स फंक्शन है वो ये होगा। क्लियर? और ये वाला फंक्शन और ये फंक्शन दोनों अलग अलग है, क्योंकि यदि इसके बारे में पूछें तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन ये फंक्शन बाइजेक्टिव है और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो दोनों अलग अलग है, क्योंकि डोमेन दोनों का अलग है और कोडोमेन भी दोनों का अलग है। क्लियर? और ये भी आपको याद रखना है कि जो नया फंक्शन बना एफ इनवर्स, इसका जो डोमेन होगा वो होगा -1 से 1 तक, और इसकी रेंज होगी वो होगी -π/2 से +π/2 तक। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है साइन एक्स का। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होगा, मैंने आपको बताया था इनवर्स फंक्शन में किसी फंक्शन का ग्राफ और उसके इनवर्स का ग्राफ दोनों सिमेट्रिक होते हैं अबाउट दी y = x लाइन के। तो देखिए रेड वाला ग्राफ जो दिख रहा है आपको, ये जो रेड वाला ग्राफ है ये ग्राफ है साइन एक्स का, और जो ब्लू वाला ग्राफ है वो ग्राफ है साइन इनवर्स एक्स का, और दोनों सिमेट्रिक हैं अबाउट दी y = x लाइन के। ठीक है, अब साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा दिखेगा, ऐसा, ये ग्राफ है साइन इनवर्स एक्स का, और ये है साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स। तो आप मुझे बताइए कि हम एक्स के यहाँ पे क्या क्या पुट कर सकते हैं। तो हमारे फंक्शन का डोमेन क्या है, हमारे फंक्शन का डोमेन है -1 से लेकर 1, मतलब हम एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -1 से लेकर 1 तक, और हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा -π/2 से लेकर π/2 तक, क्योंकि हमारी रेंज यही है ना। तो आपने ध्यान दिया कि इस फंक्शन का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है एंगल के फॉर्म में। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि साइन एक्स लिखा है तो हम एक्स की वैल्यू रख रहे थे कोई एंगल, जैसे साइन π/2, तो और इसका आंसर आ रहा था एक नंबर। पर अब बिल्कुल उल्टा हो गया, जैसे लिखा हुआ है साइन इनवर्स, तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो आएगी एक नंबर के फॉर्म में, जैसे लिखा हुआ है साइन इनवर्स √3/2। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो हमें सोचना कैसे कि साइन की वैल्यू √3/2 किस एंगल पर होती है। तो साइन की वैल्यू √3/2 किस एंगल पर हो रही है, π/3 पर। तो इसका आंसर आ गया π/3। तो आंसर आएगा एंगल के फॉर्म में, लेकिन जो इनपुट होगा मतलब एक्स की वैल्यू वो होगी एक नंबर। क्लियर हुआ? अब हम देखेंगे कि जिस तरह से हमने साइन इनवर्स एक्स को डिफाइन करने के लिए साइन एक्स के डोमेन को, साइन एक्स को डोमेन को हमने रेस्ट्रिक्ट किया, उसे फिक्स किया -π/2 से लेकर +π/2 तक, वैसे ही बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डोमेन को हम किस तरह से फिक्स करेंगे ताकि उनका इनवर्स एग्जिस्ट करे। तो उनका डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। पहले हम देखेंगे साइन एक्स, टेन एक्स और कोसिक एक्स को। इन तीनों में आपको ये याद रखना है कि इन तीनों के डोमेन को हम फिक्स करेंगे -π/2 से लेकर +π/2 तक, -π/2 से लेकर +π/2 तक। लेकिन अंतर क्या है, अंतर यह है कि साइन एक्स इसके डोमेन को हमने फिक्स किया -π/2 से +π/2 तक क्लोज इंटरवल में, और टेन एक्स के डोमेन को हमने फिक्स किया -π/2 से +π/2 तक ओपन इंटरवल में, और कोसिक एक्स इसके डोमेन को भी हमने फिक्स किया -π/2 से +π/2 तक क्लोज इंटरवल में एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 पर देखिए, 0 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। ग्राफ देखिए, तो 0 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। इसी तरह जो cos x, cot x और sec x है, इसके डोमेन को हम फिक्स करते हैं 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक। लेकिन अंतर क्या है, cos x इसके डोमेन को हमने फिक्स किया 0 से लेकर पाई तक क्लोज इंटरवल में, cot x के डोमेन को हमने फिक्स किया 0 से लेकर पाई तक ओपन इंटरवल में। इसी तरह sec x इसके डोमेन को हमने फिक्स किया 0 से लेकर पाई तक क्लोज इंटरवल में एक्सेप्ट π/2।
π/2 पर देखिए, π/2 पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है ना। तो क्या समझे आप? तो इन तीनों को आपको एक अलग ग्रुप में रखना है और इन तीनों को अलग ग्रुप में रखना है। जो sin x है, tan x है और cosec x है, इसके डोमेन को हमने डिफाइन किया है -π/2 से +π/2 तक, और cos x, cot x और sec x, इसके डोमेन को हमने फिक्स किया है 0 से लेके पाई तक। लेकिन अंतर क्या है? तो अंतर को याद कैसे करोगे? तो याद करने की ट्रिक है, मतलब बोलकर याद करना है कि क्लोज, ओपन, मिड वैल्यू हटाओ। क्या याद करना है? क्लोज, ओपन, मिड वैल्यू हटाओ। अब देखिए -π/2 से +π/2, इसकी मिड वैल्यू क्या है? इसकी मिड वैल्यू है 0, तो इसलिए cosec x में मिड वैल्यू 0 हटती है। कैसे याद किया? क्लोज, ओपन, मिड वैल्यू हटाओ, 0 हटा दिया। ऐसे इसमें भी cos x, cot x और sec x, तो कैसे याद करोगे? क्लोज, ओपन, मिड वैल्यू हटाओ। तो 0 और पाई की मिड वैल्यू क्या है? 0 से पाई की मिड वैल्यू है π/2, तो हमने sec x में π/2 का हटा दिया। समझ आ गया याद कैसे रखना है? क्लोज, ओपन, मिड वैल्यू हटाओ। लेकिन सीक्वेंस याद रखना, साइन, tan, cosec, और यहां पर cos, cot, sec। क्लियर है? अब यहां पर जो मैंने आपको डोमेन बताया है -π/2 से +π/2 और 0 से पाई, इन डोमेन को क्या बोला जाता है? इन डोमेन को बोला जाता है प्रिंसिपल डोमेन। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल डोमेन। अब ये जो डोमेन है ये है इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, लेकिन जब इनका इन्वर्स निकलेगा, अभी तो ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, इनका इन्वर्स थोड़ी है, तो जब इनका इन्वर्स निकलेगा तब ये जो डोमेन मैंने आपको बताया ये बन जाएंगे रेंज। क्या बन जाएंगे? रेंज। क्योंकि हमें पता है जब किसी फंक्शन का इन्वर्स निकाला जाता है तो जो उसका डोमेन होता है वो बन जाता है रेंज, और रेंज बन जाता है डोमेन। तो इसलिए जो मैंने आपको डोमेन बताया है ताकि इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करे, वो डोमेन बन जाएंगे रेंज। अभी मैं दिखाऊंगा, अभी लिस्ट में पता चलेगी कि हाँ इनके रेंज क्या है। तो रेंज में आपको यही मिलेंगे, जब इनका इन्वर्स निकलेगा ना तो रेंज के रूप में यही दिखेंगे आपको। ठीक है, अभी लिस्ट बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको इनके इन्वर्स का ग्राफ बताता हूँ। वैसे ग्राफ का यूज़ नहीं हुआ, पर एक बार देख लीजिए कि इनका ग्राफ क्या होता है। जैसे ये जो ग्राफ है ये है साइन इनवर्स एक्स का, ये ग्राफ है कोसिक इनवर्स एक्स का, ये जो ग्राफ देख रहे हैं ये है कॉस इनवर्स एक्स, और ये है सीक इनवर्स एक्स का। ये वाला ग्राफ है टेन इनवर्स एक्स का, और ये है कॉट इनवर्स एक्स का। एक बार फिर से देख लीजिए शुरुआत से। ये जो है ये है साइन इनवर्स एक्स, ये है कॉसिक इनवर्स एक्स का, ये कॉट इनवर्स एक्स का है, ये फा जैसा दिख रहा है ना, फा, ये फा जैसा है कॉट इनवर्स एक्स का, और सीक इनवर्स एक्स का ये है टेन इनवर्स एक्स का, एस जैसा, और उल्टा एस कर दो या टू बोल दो तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स। अब यहां पर एक चीज और आती है, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहां पर बता देता हूं कि जितने भी सी से स्टार्ट होने वाले फंक्शन है, जितने भी सी से स्टार्ट होने वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो सारे हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसे ये देखिए ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे हम एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं फंक्शन की वैल्यू कम होती जा रही है। जैसे ये सी से स्टार्ट होने वाला है तो हम एक्स की वैल्यू जब बढ़ाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू कम होती जा रही है। तो देखिए सी से स्टार्ट होने वाले जितने भी फंक्शन है वो है डिक्रीजिंग फंक्शन, और बाकी जितने बचे वो होंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। ये मतलब एडिशनल जानकारी ये आप लिख लीजिए। ठीक है, अब ये लिस्ट को आपको बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि इसके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और कैसे याद रखना है मैंने आपको बताया कि इन तीनों को अलग याद रखो। कौन से? y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, और y इक्वल टू कॉसिक इनवर्स एक्स। और जो बाकी तीन बच्चे कौन से? y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, और y इक्वल टू सीक इनवर्स एक्स। इन तीनों को अलग याद रखना है। पहले हम रेंज देखेंगे। मैंने आपको बोला था ना, वहाँ जो डोमेन मैंने आपको बताया था वो यहाँ पर रेंज आ गया क्योंकि हम इनवर्स फंक्शन की बात करने लगे। कैसे याद रखना है? साइन, टेन और कॉसिक, इसमें -π/2 से +π/2 के बीच की बात होती है। -π/2 से +π/2, लेकिन कैसे? साइन में आता है क्लोज इंटरवल, टेन में आता है ओपन इंटरवल, और कॉसिक में क्या आता है? क्लोज इंटरवल तो आता है लेकिन मिड वैल्यू हट जाती है। कैसे याद किया हमने? क्लोज, ओपन, मिड वैल्यू हटाओ। ठीक है, ऐसा ही कॉस में, कॉट में और सीक में क्लोज, ओपन और मिड वैल्यू हटाओ। इन्हीं को और कैसे लिख सकते हैं? जैसे फंक्शन है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो रेंज मतलब y की वैल्यू,
तो इसको लिख सकते हैं कि y की वैल्यू -π/2 से लेकर +π/2 के बीच होगी। ऐसे ही tan को क्या लिख सकते हैं, y ग्रेटर देन -π/2 लेस देन π/2। ओपन है ना, ओपन है इसलिए यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगा, ठीक है। और कॉसिक में क्या लिख सकते हैं, y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 और लेस देन इक्वल टू π/2 लेकिन नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरह कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स x में y की वैल्यू जो होगी वो 0 से लेकर पाई तक होगी। ऐसे ही कॉट में क्लोज है, वो ओपन इंटरवल है इसलिए इक्वल का साइन नहीं लगेगा, इसलिए 0 से लेकर पाई। और सीक को क्या लिख सकते हैं, 0 से लेकर पाई क्लोज इंटरवल में लेकिन नॉट इक्वल टू π/2, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो रेंज याद हो गया आपको, क्लोज ओपन मिड वैल्यू हटाओ, ठीक है। लेकिन आपको इन तीनों को साथ लेके चलना है और बाकी ये 3 बचे, इन तीनों को साथ लेके चलना है, ठीक है। अब डोमेन क्या है, तो डोमेन तो याद हो ही जाएगा क्योंकि साइन एक्स की रेंज क्या थी, मैं साइन एक्स की बात कर रहा हूँ, साइन एक्स की रेंज क्या थी और कॉस एक्स की रेंज क्या थी, वो यहाँ पे बन गए डोमेन। रेंज क्या था, -1 से +1। ऐसे ही tan x cot x की रेंज क्या थी, रियल नंबर, तो वहाँ पे यहाँ पर डोमेन बन गया R। ऐसे सीक x और कॉसिक x, इसकी रेंज क्या थी, इसकी रेंज थी -1 से छोटे नंबर और 1 से बड़े नंबर, तो उन्हें ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर ऐसा भी लिखा जा सकता है, x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू होगा -1 के और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 1 के। इन दोनों को ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं। यह है डोमेन। तो डोमेन तो याद हो ही जाएगा क्योंकि हमें इन सब की रेंज पहले से पता थी, किसकी, साइन एक्स की, tan x की, cot x की, cos x की। तो जो रेंज थी वो यहाँ पर डोमेन हो गया क्योंकि यहाँ पर इन्वर्स फंक्शन की बात हो रही, ठीक है। मेन है रेंज, रेंज आपको याद होना चाहिए क्योंकि इन पर सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। और ये बात आपको ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और कॉसिक इनवर्स एक्स ये तीनों होते हैं एक ग्रुप में, और कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सीक इनवर्स एक्स ये तीनों होते हैं एक ग्रुप में, ठीक है। अब एक एक करके सारे फंक्शंस को देखते हैं। जैसे पहले हम देखेंगे साइन एक्स। साइन एक्स को हमने डिफाइन किया किस डोमेन में, -π/2 से +π/2, ताकि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे, ठीक है। और इन्वर्स एग्जिस्ट किया तो जो उसका डोमेन था वो बन गया इसका रेंज। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि साइन इन्वर्स एक्स इसकी रेंज क्या होगी, तो इसकी रेंज होगी -π/2 से +π/2, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, साइन एक्स की रेंज होती है -1 से +1, लेकिन साइन इन्वर्स एक्स इसकी रेंज होगी -π/2 से +π/2। मैंने आपको बताया था ना कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो आंसर आता है वो आता है एंगल के फॉर्म में, तो उसकी रेंज होगी वो भी एंगल के फॉर्म में होगी। तो इसकी रेंज क्या है, -π/2 से +π/2। और जो हमने डोमेन रिस्ट्रिक्ट किया था, फिक्स किया था, उस डोमेन को हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल डोमेन ऑफ एक्स, साइन एक्स। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डोमेन। अब साइन एक्स से कुछ क्वेश्चन कर लो बेसिक से। जैसे यदि लिखा हो साइन इनवर्स 1, तो हमें कैसे सोचना है कि किस एंगल पर साइन की वैल्यू 1 हो जाती है। तो किस एंगल पर साइन की वैल्यू 1 होती है, π/2 पर। सेकेंड क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1/2, तो किस एंगल पर साइन की वैल्यू 1/2 होती है, तो वो होती है π/6 पर। इसी तरह साइन इनवर्स 1/√2, तो किस एंगल पर साइन की वैल्यू 1/√2 होती है, π/4। क्लियर हो गया। हम ग्राफ से भी कर सकते हैं। देखिए ये ग्राफ है y = साइन एक्स का। ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें y = साइन इनवर्स एक्स ग्राफ की जरूरत नहीं है, हम इसी ग्राफ पर इन वैल्यू को विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे साइन एक्स के ग्राफ में हम क्या करते हैं, x की वैल्यू से y की वैल्यू को पता करते हैं, लेकिन हम इन्वर्स की बात कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, y के थ्रू x पर चलते हैं। जैसे हमें साइन इनवर्स 1 दिया हुआ है, तो 1 पर कौन सा एंगल आ रहा है, तो वो आ रहा है π/2। ऐसे ही 1/2, तो 1/2 के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल होता है, तो वो होता है π/6। तो हम ये वाले ग्राफ से भी साइन इनवर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हुआ। बस हम y to x जाएंगे। नॉर्मली हम x to y जाते थे, लेकिन यहाँ पर इनवर्स की बात हो रही है तो हम y to x जाएंगे, ठीक है। ऐसा हम सारे एक ग्राफ में कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला, इसमें लिखा हुआ है साइन इनवर्स √3/2।
तो किस एंगल पर साइन की वैल्यू √3/2 होती है? 60 पर, मतलब π/3 पर। अब ये दोनों क्वेश्चन देखिए, इसमें है इनपुट नेगेटिव, इसमें है -1, इसमें है -1/2। तो यहां पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉसिक इनवर्स एक्स, ये तीनों एक ही फैमिली के। इन तीनों में जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव आती है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव इनपुट की जाती है, तब जो आउटपुट मिलता है वो मिलता है -π/2 से लेकर 0 तक, -π/2 से लेकर 0 तक। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है साइन इनवर्स -1, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो नेगेटिव आ गया, तो देखिए -1 मतलब यहाँ पर, तो -1 के करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? वो है -π/2, तो इसका आंसर क्या आएगा? -π/2। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन साइन इनवर्स -1/2, हमें पता है 1/2 किस एंगल पे होती है साइन की वैल्यू? तो वो होती है π/6 पर, तो इसका आंसर आएगा -π/6। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी नेगेटिव इनपुट देंगे साइन इनवर्स एक्स में, टेन इनवर्स एक्स में, कॉसिक इनवर्स एक्स में, तो उसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा -π/2 से लेकर 0 तक। ठीक है, अब tan x को देखिए, tan x के डोमेन को हमने रेस्ट्रिक्ट किया -π/2 से +π/2 तक, लेकिन ओपन इंटरवल में, ताकि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाए। तो जो उसका प्रिंसिपल डोमेन है ये बन गया उसका रेंज। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि tan इनवर्स x इसकी रेंज क्या होगी, तो इसकी रेंज होगी -π/2 से +π/2, लेकिन ओपन इंटरवल में। ठीक है, और tan x की रेंज क्या होती है? -∞ से +∞, जो कि tan इनवर्स x का डोमेन हो गया। तो tan इनवर्स x की डोमेन क्या है? -∞ से +∞, और रेंज -π/2 से +π/2। ठीक है, जैसे ग्राफ देखिए, ये ग्राफ है y = tan x का, जो हमने नया tan x डिफाइन किया ना, -π/2 से +π/2 तक। तो ग्राफ में भी देखिए ओपन इंटरवल क्यों है? क्योंकि π/2 पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है। ठीक है, ये उसको टेंडिंग टू होगा लेकिन टच नहीं करेगा। ठीक है ना, ये भी जाएगा लेकिन बहुत करीब आ जाएगा, लेकिन उसको टच नहीं कर पाएगा, इसलिए -π/2 और +π/2 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसलिए यहां पर आया ओपन इंटरवल। ठीक है, अब tan x के भी कुछ छोटे से क्वेश्चन देख लो। लिखा हुआ है tan इनवर्स 1, तो ऐसा एंगल जिस पर tan x की वैल्यू 1 होगी, कैसा एंगल होगा वो? π/4। फिर लिखा हुआ है tan इनवर्स √3, तो ऐसा एंगल जिस पर tan x की वैल्यू √3 होगी, तो वो होगा π/3। अब यहां देखिए इनपुट आ गया नेगेटिव, और मैंने क्या बताया था? साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉसिक इनवर्स एक्स। जब इनपुट नेगेटिव आता है तब हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है -π/2 से 0 पर। तो जब हमने इनपुट -1 दिया, तो -1 देंगे तो क्या आएगा? तो वो आएगा -π/4। ठीक है, अब यहां लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/√3। यदि ये भी नेगेटिव होता, तब इसकी वैल्यू क्या आती? तो ऐसा एंगल जिस पर tan x की वैल्यू पहले होता है 1/√3 किस पर होती है? 1/√3 होती है 30 पर, मतलब π/6। तो ये -1/√3 है, तो इसका आंसर आएगा -π/6। ठीक, अब cosec x को देखो। cosec x के डोमेन को हमने कितना रिस्ट्रिक्ट किया जिससे उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे? तो हमने उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया -π/2 से लेकर +π/2 तक, लेकिन क्लोज इंटरवल में एक्सेप्ट 0। हमने मिड वैल्यू को हटा दिया, ऐसे याद किया ना हमने, क्लोज ओपन मिड वैल्यू हटाओ। तो cosec x में क्या था? मिड वैल्यू को हटा देते थे। तो जो इसका प्रिंसिपल डोमेन है और जब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो cosec इन्वर्स x का रेंज क्या होगी? वो डोमेन बन जाएगा रेंज। तो यदि मैं आपसे पूछूं cosec इन्वर्स x इसकी रेंज क्या होगी? पहली बात तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का यदि मैं बोलूँ रेंज, तो रेंज हमेशा एंगल के फॉर्म में होती है, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो आंसर आता है वो एंगल के फॉर्म में आता है। तो जब भी रेंज की बात होगी तो एंगल होगा। ठीक है ना, तो इसका रेंज क्या होगी? वो होगी -π/2 से लेकर +π/2 तक एक्सेप्ट 0। ठीक है, अब इनकी वैल्यू बताओ। cosec इनवर्स 2, तो ऐसा एंगल जिस पर cosec की वैल्यू 2 होती है, ये सेम एंगल नहीं है जिस पर साइन की वैल्यू 1/2 होती है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं cosec इनवर्स 2 को साइन इनवर्स 1/2, क्योंकि सेम एंगल है जिस पर साइन x की वैल्यू 1/2 होती है, उसी एंगल पर cosec
एक्स की वैल्यू 2 होती है। तो ऐसा लिखा जा सकता है। तो इसका आंसर आएगा, तो किस एंगल पर साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू 1/2 होती है? तो वो होती है π/6 पर। ऐसे ही इसका बताओ कोसिक इनवर्स -2, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स -1/2, क्योंकि सेम एंगल है जिस पर साइन की वैल्यू -1/2 होगी, उसी एंगल पर कोसिक की वैल्यू -2 होगी। और मैंने आपको बोला है कि जब भी साइन, टेन और कोसिक इनमें इनपुट नेगेटिव आएगा, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसिक इनवर्स, इनमें इनपुट जब नेगेटिव आता है तब वैल्यू -π/2 से लेकर 0 तक आती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? -π/6। ठीक है, तो ये तीनों हमने देख लिए। पहले हमने साइन इनवर्स एक्स देखा, फिर टेन इनवर्स एक्स, फिर कोसिक इनवर्स एक्स। अब बाकी जो 3 बचे उन्हें देखते हैं। पहले देखिए कॉस एक्स को। अब ये नेक्स्ट कैटेगरी स्टार्ट हो गई है जिसमें आएगा कॉस एक्स, कॉट एक्स और सीक एक्स। और इन तीनों में हम बात करेंगे 0 से लेकर पाई तक। लेकिन तीनों में अंतर क्या होता है? तीनों में अंतर होता है क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल और मिड वैल्यू हटाओ। तीनों को अब देखते हैं। पहले देखिए कॉस एक्स, तो जो इसका प्रिंसिपल डोमेन है वो है 0 से लेकर पाई क्लोज इंटरवल में। और जब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो कॉस एक्स का जो डोमेन है वो बन गया इसका रेंज। तो यदि मैं आपसे पूछूं कॉस इनवर्स एक्स, इसकी रेंज क्या होगी? तो पहली बात तो रेंज होगी एंगल के फॉर्म में, और रेंज क्या है? 0 से लेकर पाई क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब इनकी वैल्यू बता दो। कॉस इनवर्स 1, तो किस एंगल पर कॉस की वैल्यू 1 होती है? वो होती है 0 पर। फिर लिखा हुआ है कॉस इनवर्स 1/2, तो किस एंगल पर कॉस की वैल्यू 1/2 होती है? वो होती है π/3 पर। फिर लिखा हुआ है कॉस इनवर्स 0, तो किस एंगल पर कॉस की वैल्यू 0 होती है? π/2 पर। अब यहां देखिए, अब नेगेटिव इनपुट आ गए, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सीक इनवर्स एक्स, जब इसमें इनपुट नेगेटिव आता है तब जो आउटपुट हमें मिलता है, जो वैल्यू हमें मिलती है, वो मिलती है π/2 से लेकर पाई तक। कहाँ तक? π/2 से लेकर पाई तक। ग्राफ में भी देखिए, जब हम नेगेटिव इनपुट देते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है π/2 से लेकर पाई तक। ठीक है, ये ग्राफ किसका है? कॉस एक्स का। लेकिन हमें कॉस इनवर्स एक्स ग्राफ की जरूरत नहीं है, हम y/x चले जाएंगे। बात तो वही है। तो हम नेगेटिव जब नंबर देते हैं इनपुट, तो उसकी वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग आ रही है? π/2 से लेकर पाई तक। तो इनका आंसर बताइए। कॉस इनवर्स -1, तो किस एंगल पर कॉस की वैल्यू -1 होती है? तो ये तो आपको पता है ना कि कॉस अपने सप्लीमेंट्री एंगल पर नेगेटिव होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? जब कॉस 1 होता है 0 पर, तो 0 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? पाई। इसी तरह कॉस इनवर्स -1/2, तो 1/2 किस पर होता है कॉस? वो होता है π/3 पर। तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा 2π/3 पर। π/3 पर होता है ना 1/2, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 2π/3। मैंने आपको याद करने कब बताया था कि 3 से 1 कम ऊपर लिख दो तो 2π/3 हो गया। ऐसे ही कॉस इनवर्स -1/√2, तो किस एंगल पर कॉस की वैल्यू पहले बताइए? 1/√2 होती है। 1/√2 होती है 45 पर, मतलब π/4 पर। तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 3π/4। क्लियर? अब कॉट एक्स को देखो। कॉट एक्स का प्रिंसिपल डोमेन क्या होता है? 0 से लेकर पाई, लेकिन ओपन इंटरवल में। तो जब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो कॉट इन्वर्स एक्स, इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज होगी 0 से लेकर पाई ओपन इंटरवल। और कॉट इन्वर्स एक्स, इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा -∞ से लेकर +∞ तक, क्योंकि कॉट एक्स की रेंज होती है -∞ से लेकर +∞ तक। तो जो रेंज है वो बन गया डोमेन। ठीक है, तो इनकी वैल्यू बताओ। कॉट इन्वर्स 1, तो किस एंगल पर कॉस की वैल्यू 1 होती है? तो वो होती है π/4 पर। फिर लिखा हुआ है कॉट इन्वर्स -1, तो कॉस, कॉट और सीक, इनकी वैल्यू जो नेगेटिव होती है वो होती है सप्लीमेंट्री एंगल पर। तो कॉट की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है? π/4 पर। तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 3π/4। इसी तरह यदि मैं बोलूं कॉट इन्वर्स √3, तो ये कहाँ होता है? इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो किस एंगल पर कॉट की वैल्यू √3 होती है? तो वो होती है 30 पर। 30 यानी π/6। और यदि बोलूं कि कॉट
इनवर्स माइनस रूट 3, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो सप्लीमेंट्री एंगल लेगा जाएगा। जैसे रूट 3 किस पर होता है? पाई बाय 6 पर, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल आएगा 5 पाई बाय 6। ठीक है, लेकिन आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि कॉट इनवर्स को कभी भी ऐसे सॉल्व मत करना, टेन इनवर्स माइनस 1/√3, जैसा हमने साइन उसमें किया था ना कोसिक में, कोसिक को हम साइन में चेंज कर सकते थे, लेकिन इसमें नहीं करना। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों हो गए अलग अलग ग्रुप के। ग्रुप कैसे बटा हुआ है? साइन, टेन और कोसिक, और एक ग्रुप है कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सीक इनवर्स। तो ये दोनों हो गए अलग अलग ग्रुप के, इसलिए आपको ऐसे चेंज नहीं करना है। डायरेक्ट वैल्यू हमें पता होती है, तो डायरेक्ट वैल्यू करना है, क्योंकि यदि इसके थ्रू यदि आप सॉल्व करोगे तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, कभी कभी सही आ जाएगा, जैसे यहाँ पर सॉल्व करोगे तो सही आएगा, यहाँ पर सॉल्व करोगे तो सही आएगा, लेकिन इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे 10 के फॉर्म में लिखकर तो आंसर आ जाएगा गलत। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग ग्रुप में चेंज करके नहीं लिखना है। ठीक है, ये मेन बात है, आपको ध्यान रखना है। अब देखो सीक एक्स के प्रिंसिपल डोमेन को हमने कैसे याद किया? क्लोज इंटरवल, लेकिन मिड वैल्यू हट जाती है, तो इसकी मिड वैल्यू क्या होगी? पाई बाय 2, तो उसे हमने हटा दिया। तो जब ये प्रिंसिपल डोमेन है तो उसके इनवर्स का रेंज क्या होगी? तो ये हो जाएगी रेंज। तो यदि मैं पूछूं सीक इनवर्स एक्स, इसकी रेंज क्या होगी? तो रेंज होगी 0 से लेकर पाई क्लोज इंटरवल में एक्सेप्ट मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू को हम हटा देते हैं। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यू बताओ। सीक इनवर्स √2, तो क्या इसे हम चेंज कर सकते हैं? कॉस इनवर्स 1/√2, तो हाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये है सेम ग्रुप वाले, कॉस और सीक सेम ग्रुप में आते हैं ना। तो किस एंगल पर कॉस की वैल्यू 1/√2 होती है? उसी सेम एंगल पर कॉस की वैल्यू √2 होती है। क्या एंगल वो? पाई बाय 4। अब सीक इनवर्स माइनस √2, तो ये तो अपने सप्लीमेंट्री एंगल पर नेगेटिव होता है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? √2 किस पर हो रहा है? पाई बाय 4 पर, इसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा 3 पाई बाय 4। क्लियर हो गया? यदि आपको एक बार में क्लियर नहीं हो रहा तो आप रिवाइंड करके फिर से देखिए। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है, आपको यहीं पे यदि कंफ्यूजन रहा तो आगे क्वेश्चन आपको करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। क्लियर हो रहा है लेकिन आपको? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है कि जब भी ऐसा लिखा हो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, इसी तरह टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, सीक ऑफ सीक इनवर्स एक्स या कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, तो इसकी वैल्यू होती है इक्वल टू एक्स की। हाँ, हमेशा एक्स अपने डोमेन में होना चाहिए, तभी ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स किसका इनपुट है? एक्स इनपुट है साइन इनवर्स का, और साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है? तो साइन इनवर्स का डोमेन होता है -1 से लेकर 1 तक। मतलब मैं एक्स की वैल्यू इस इंटरवल से कुछ भी पुट कर सकता हूँ, तब हम क्या बोल सकते हैं? इसकी वैल्यू हम बोल सकते हैं एक्स। लेकिन यदि मैंने एक्स की वैल्यू 2 पुट कर सकता हूँ क्या? तो 2 तो पुट नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसके डोमेन में ही नहीं है ना, और हमेशा डोमेन की ही बात होगी, तो इसलिए हम साइन से साइन काट देते हैं, इसकी वैल्यू आ जाती है एक्स। मतलब सच में नहीं काटते, क्योंकि ये 1/sin नहीं है, वो तो समझने के लिए इसको काट के एक्स लिख देते हैं। और ये हमने फंक्शन में भी पढ़ा है कि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है एक्स के। ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन जब साइन इनवर्स एक्स बाहर आ जाता है, साइन इनवर्स बाहर आ जाए तब, जैसे लिखा है साइन इनवर्स साइन एक्स, तो इसकी वैल्यू हमेशा एक्स नहीं होती। ऐसा क्यों? हमने फंक्शन में तो पढ़ा है कि एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू तो हमेशा एक्स होती है, पर यहां पर ऐसा क्यों नहीं? आप मुझे बताइए, क्या ये जो है ये सारे साइन एक्स का इनवर्स होता है? क्या ये सारे साइन एक्स का इनवर्स होता है, या फिर पर्टिकुलर साइन एक्स का इनवर्स होता है? हमने साइन एक्स को डिफाइन किया था ना, ताकि उसका इनवर्स डिफाइन हो सके, तो हमने एक्स की वैल्यू क्या रखी थी? अपने प्रिंसिपल डोमेन में रखी थी, जो कि है -π/2 से लेकर π/2। तो जब x अपने प्रिंसिपल डोमेन में होगा तब हम x काट सकते हैं और इक्वल टू x लिख सकते हैं। हमने नया साइन x डिफाइन किया था ना, वो यही था, x की वैल्यू अपने प्रिंसिपल डोमेन में होना चाहिए। तो ये जो है ये एक पर्टिकुलर साइन x का ही इनवर्स होता है, तो इसलिए x जब अपने प्रिंसिपल डोमेन में होगा तब हम इसको इक्वल x बोल सकते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है। लेकिन यदि x मान लीजिए लाई कर रहा है
2 पाई से 4 पाई तक। तो क्या अब ये हम साइन से साइन काट सकते हैं? तो जब तो ये इसका इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, क्योंकि साइन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट कर रहा है? जब वो अपने प्रिंसिपल डोमेन में होगा। तो यदि इस एक्स की वैल्यू अपने प्रिंसिपल डोमेन में नहीं होगी तब हम इसको इक्वल टू एक्स नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक्स की वैल्यू हमेशा अपने प्रिंसिपल डोमेन में होना चाहिए जब साइन इन्वर्स बाहर होगा, ठीक है। तो पहले हम सेकेंड टाइप वाले की क्वेश्चन करेंगे, फिर हम फर्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं आप। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई बाय 6, मतलब इनवर्स बाहर है। तो पहला तरीका तो ये है कि एक्स अपने प्रिंसिपल डोमेन में है कि नहीं पहले चेक कर लो। तो प्रिंसिपल डोमेन में है, मतलब हम साइन से साइन काट सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा पाई बाय 6। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या कि हम प्रिंसिपल डोमेन देख ही क्यों रहे हैं, डायरेक्ट जब इसकी वैल्यू पता है तो वैल्यू रखो। तो साइन ऑफ पाई बाय 6 इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 1/2 और बाहर लगा हुआ है साइन इनवर्स। तो अब इसे सॉल्व कर लो। तो किस एंगल पर साइन की वैल्यू 1/2 होती है? तो वो होती है पाई बाय 6 पर। तो इसका आंसर आ गया पाई बाय 6। इसमें हमने क्या किया, ग्राफ में विजुलाइज करो। से ये ग्राफ है साइन एक्स का। तो हमने क्या किया, पहले हमने पाई बाय 6 पर ये साइन को सॉल्व किया। तो पाई बाय 6 पर वैल्यू देखी तो वाई 1/2। फिर साइन इनवर्स पर आ गए। फिर क्या होगा, हमने 1/2 पर देखा, 1/2 पर देखा एक्स की वैल्यू क्या आ रही, क्योंकि साइन इनवर्स में हम वाई से एक्स चलते हैं ना। तो 1/2 से हमने देखा एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, तो वो आ रही पाई बाय 6। तो ग्राफ में विजुलाइज कर पा रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्या है, सेकेंड में लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन ऑफ 7 पाई बाय 6। तो क्या ये अपने प्रिंसिपल डोमेन में है? 7 पाई बाय 6 अपने प्रिंसिपल डोमेन में नहीं है। तो या तो इसे प्रिंसिपल डोमेन में चेंज कर लो या फिर इसे सॉल्व कर लो। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6। तो पाई प्लस पाई बाय 6 क्या होता है, माइनस साइन ऑफ पाई बाय 6। तो इसकी वैल्यू आ रही है -1/2 और बाहर लगा हुआ है साइन इनवर्स। इसकी वैल्यू क्या आएगी? अच्छा, यहां पर एक प्रॉपर्टी भी और बता देता हूं। अभी तक तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, लेकिन एक प्रॉपर्टी और होती है कि साइन इनवर्स ऑफ -x लिखा हो तो हम माइनस को बाहर निकाल सकते हैं। तो इसे क्या कर सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स x, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। और साइन इनवर्स की फैमिली में और क्या क्या आता है, और कौन कौन आते हैं, टेन इनवर्स आता है और कॉसिक इनवर्स आते हैं। तो इनके साथ भी ऐसे ही होगा, यदि ऐसा लिखा हो तो हम माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हालांकि हम आगे पढ़ेंगे, पर आपको ध्यान रखना है कि साइन टेन कॉसिक, इसमें यदि इनपुट नेगेटिव है तो हम नेगेटिव को बाहर निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 हमें पता है वो है पाई बाय 6, तो आ गया पाई बाय 6 और माइनस बाहर लगा हुआ है, तो इसका आंसर आ गया माइनस पाई बाय 6, ठीक। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 4 पाई बाय 3। क्या ये अपने प्रिंसिपल डोमेन में है? प्रिंसिपल डोमेन में नहीं है। तो इसे सॉल्व करिए, क्या आएगा, कॉस ऑफ पाई प्लस पाई बाय 3। तो पाई प्लस पाई बाय 3 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, तो इसका आंसर आएगा कॉस ऑफ पाई बाय 3 और इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस पाई बाय 2, -1/2 और बाहर लगा हुआ है कॉस इनवर्स। और मैंने कॉस में क्या बताया था, कॉस में बताया था कि कॉस अपने सप्लीमेंट्री एंगल में नेगेटिव होता है। पाई बाय 2 कहां पर होता है, पाई बाय 2 होता है पाई बाय 3 पर। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 2 पाई बाय 3। क्लियर, समझ आ गया। अब इन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, ठीक है। और ये एफ वाला पार्ट है, इसमें इनवर्स वाला फंक्शन अंदर है, तो क्या ऐसे सॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि ये देखिए ये एक्स अपने डोमेन में ही है, तो ये कटेगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक है। लेकिन इनमें इनवर्स वाला पार्ट बाहर है, तो इन दोनों को आप सॉल्व करोगे। अब हम उन क्वेश्चंस को करेंगे जिनमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर दिया हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसे कुछ भी अज्यूम कर लो, ए अज्यूम कर लो या बी
या टी, कुछ भी। तो जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन इनवर्स 3/5, तो इसे हमने अज्यूम कर लिया ए। तो अब ये फंक्शन क्या बन गया, अब ये फंक्शन बन गया साइन 2a। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। तो अब साइन 2a क्या होता है, 2 sin a cos a। अब साइन a और cos a ये कहां से आएगा, तो वो आएगा यहां से। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3/5 इक्वल टू साइन a। ठीक है, तो अब साइन a की वैल्यू तो आ गई, cos a की वैल्यू कैसे आएगी, तो ट्राइंगल बना लो। तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, इसमें मान लीजिए ये एंगल है a, तो 3/5 लिखा हुआ है, तो 3 क्या होगा, 3 होगा परपेंडिकुलर और 5 होगा हाइपोटेनस। तो बेस क्या होगा, 3 4 5, तो 888 से हमने बेस निकाल लिया। तो यहाँ से cos a की वैल्यू क्या आ गई, cos a की वैल्यू आ गई 4/5। तो वैल्यू रख दो, क्या आएगा 2 × 3/5 × 4/5, तो क्या आ रहा है 24/25। तो आंसर सी। क्लियर हुआ कैसे किया, जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसे कुछ भी अज्यूम कर लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को करूं, इसमें भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर दिया हुआ है, तो हम इन दोनों को अज्यूम कर लेते हैं। तो हमने tan इनवर्स 2 इसे अज्यूम कर लिया अल्फा, और tan इनवर्स 3 इसे अज्यूम कर लिया बीटा। तो नया फंक्शन क्या बन गया, फंक्शन बन गया cos 2α प्लस साइन 2 बीटा। ठीक है, तो यहां से tan अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, तो tan अल्फा इक्वल टू आ रहा है 2, और यहां से tan बीटा ये इक्वल टू आ रहा है 3 के। अब cos 2a का फॉर्मूला बताओ tan के फॉर्म में, तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले याद होगा आपको। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, प्लस साइन का tan में फॉर्म क्या था, tan में फॉर्मूला क्या था, 2 tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। तो वैल्यू रख दो, तो इसका क्या आएगा 1 माइनस 4/1 प्लस 4 प्लस 2 × 3/1 प्लस 9। क्या आ रहा है, ये सिंप्लीफाई करने पे आ रहा है -3/5 प्लस ये आ रहा है 6/10। तो ये तो 0 आ रहा है, तो इसका आंसर आ गया 0। क्लियर हुआ कैसे किया, बस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कुछ एज्यूम कर लो। अब ये क्वेश्चन करो। अच्छा, यहां पर लिखा हुआ है आर्क साइन, इसका मतलब होता है साइन इनवर्स। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आर्क साइन मतलब साइन इनवर्स। तो यहाँ पर दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन इनवर्स 4/5 और कॉस इनवर्स 4/5। तो इन दोनों को हम अलग अलग एज्यूम कर लेते हैं। तो हमने साइन इनवर्स 4/5 इसे एज्यूम कर लिया ए, और कॉस इनवर्स 4/5 इसे एज्यूम कर लिया बी। तो फंक्शन क्या बन गया, फंक्शन बन गया कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी क्या होता है, फॉर्मूला लगा दो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब ये वैल्यूज कहाँ से आएंगी, वो यहाँ से आएंगी। तो साइन ए की वैल्यू क्या आई, साइन ए की वैल्यू आ गई 4/5। हमें कॉस ए भी चाहिए, तो कॉस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 888 से आ जाएगी 3/5। इसी तरह कॉस बी, इसकी वैल्यू क्या है 4/5। हमें साइन बी की वैल्यू भी चाहिए, तो साइन बी की वैल्यू आ रही है 3/5। अब ये वैल्यूज इस पर रख दो। तो कॉस ए की वैल्यू क्या है 3/5 इंटू कॉस बी की वैल्यू 4/5 प्लस साइन ए की वैल्यू 4/5 इंटू साइन बी की वैल्यू 3/5। क्या आ रहा है आंसर 24/25, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया कैसे करना है, आसान तरीका है। सिर्फ जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसे कुछ भी अज्यूम कर लो। ठीक, अब ये क्वेश्चन करो। इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, वो है कॉट इनवर्स 5। तो हमने कॉट इनवर्स 5 को एज्यूम कर लिया ए। तो फंक्शन क्या बन गया, फंक्शन बन गया tan 2a - π/2
4। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टेन ए माइनस बी का। तो लगाओ टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो अब हमें इसमें वैल्यू चाहिए टेन टू ए की, वो कहाँ से आएगी, वो आएगी यहाँ से। तो इसे सॉल्व करो, तो कॉट ए इसकी वैल्यू आ रही है 5, तो टेन ए की वैल्यू क्या आएगी 1/5। तो यहाँ पर टेन टू ए की वैल्यू निकाल लो। टेन टू ए क्या होगा, 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो वैल्यू रखो 2 इंटू 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/25। तो इसे सिंप्लीफाई करो, तो क्या आ रहा है 2 इंटू 25 अपॉन 5 इंटू 24। क्या आ रहा है आंसर 5/12। अब 5/12 इसमें रख दो, ये टेन टू ए की वैल्यू है ना, तो क्या आएगा इसका 5/12 माइनस 1/1 प्लस 5/12। क्या आ रहा है -7/17। -7/17 ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बड़ी आसानी से कर लोगे। कंसेप्ट वही है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपको कुछ एज्यूम कर लेना है, ठीक है, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, वो तो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा ना फिर। समझ गए। अब आगे कुछ फॉर्मूलेज आ रहे हैं, उन्हें आपको याद करना है, याद करनी है, फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अभी ये क्या लिखा हुआ है, ये तो हमने पढ़ चुके हैं कि जब भी ऐसा लिखा हो तो साइन से साइन कट जाता है, इक्वल टू आ जाता है थीटा। लेकिन कब, जब थीटा अपने प्रिंसिपल डोमेन में हो, क्योंकि यहाँ पर साइन एक्स है अंदर, तो थीटा को अपने प्रिंसिपल डोमेन में होना चाहिए। तो ये साइन से साइन कट जाता है, कॉस से कॉस कट जाता है, टेन से टेन कट जाता है, मतलब इस तरह वैल्यू आ जाती है थीटा। ये हमने अभी देख लिया है। इसी तरह जब साइन इनवर्स ये अंदर होता है, तब एक्स की वैल्यू अपने डोमेन में होना चाहिए। एक्स का और साइन इनवर्स इसका डोमेन क्या होता है, कॉस इनवर्स इसका डोमेन क्या होता है, इन सब इनवर्स फंक्शंस के डोमेन हमने देख चुके हैं। तो इनके डोमेन में यदि एक्स है तो ये साइन से साइन कट जाएगा, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताया था कि साइन, टेन और कोसिक ये तीनों एक ही फैमिली के हैं। तो जब साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसिक इनवर्स, इनमें अंदर नेगेटिव नंबर आता है, तो नेगेटिव बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, ऐसे टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स, कोसिक इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस कोसिक एक्स, ठीक। लेकिन ये जो तीन है जो अपनी अलग फैमिली के हैं, कॉस और टेन और सीक, इनमें जब नेगेटिव नंबर आता है अंदर, यदि लिखा हो कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, सीक इनवर्स माइनस एक्स, तो इसमें माइनस डायरेक्ट बाहर नहीं निकलता है, माइनस निकलता है इस फॉर्मेट में, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसी तरह इसमें पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और यदि इसमें नेगेटिव इनपुट होगा तो ये आएगा पाई माइनस सीक इनवर्स एक्स। क्लियर। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है, जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये यूज होगी। एक प्रॉपर्टी ये भी है कि जब भी ऐसा लिखा हो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ ध्यान दीजिए कि दोनों एंगल सेम है। तो जब ऐसा लिखा हो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो इसकी वैल्यू होती है π/2, और ऑब्वियसली एक्स अपने डोमेन में होना चाहिए, और इन इनवर्स का डोमेन क्या होता है एक्स, वो होता है -1 से 1। ऐसे यदि लिखा हो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, तो इसकी वैल्यू भी होती है π/2, और सीक इनवर्स एक्स प्लस कॉसिक इनवर्स एक्स, इसकी भी वैल्यू होती है π/2। और ध्यान देना यहाँ पर प्लस है, माइनस नहीं, ठीक है, और एक्स अपने अपने डोमेन में होना चाहिए। अब ये फॉर्मूले और हैं जो आपको याद रखना है कि जब भी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई ये लिखा हो, तो इसे हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये सेम वैसे ही फॉर्मूला है जो टेन ए प्लस बी का होता है। टेन ए प्लस बी का क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो ये सेम दिखने में वैसा ही है, टेन इनवर्स टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो इसमें टेन ए की जगह लिखा हुआ है एक्स, टेन बी की जगह लिखा हुआ है वाई, ठीक है। तो क्या आएगा फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई।
लेकिन कब? जब x इंटू वाई लेस देन 1 हो। ठीक है, ये कंडीशन भी आपको ध्यान रखना है साथ में। एक फॉर्मूला ये है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये भी वैसे ही फॉर्मूला है tan a माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो इसमें यही फॉर्मेट लगा हुआ है। बस यहाँ पर कंडीशन है कि एक्स वाई ग्रेटर देन होता है -1 के। ठीक, और एक ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यही वाले फॉर्मेट में। लेकिन कब लगता है? जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होता है। यहाँ पर कंडीशन थी लेस देन 1, यहाँ पर होगी ग्रेटर देन 1, और एक्स और वाई दोनों होंगे पॉजिटिव। ये कंडीशंस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए ये आपको याद रखना है कि जब भी एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो तब ये फॉर्मूला लगता है पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। बस पाई प्लस एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। क्या कंडीशन है? जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो और एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो। इसी में एक फॉर्मूला और होता है, जब एक्स और वाई ग्रेटर देन 1 हो लेकिन एक्स और वाई दोनों लेस देन 0, तब क्या फॉर्मूला लगेगा? तब फॉर्मूला लगता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस पाई। समझ आया? कंडीशन लेकिन ये वाली होगी। तो एक फॉर्मूला ये भी याद रख सकते हैं, कब प्लस पाई होगा कब माइनस पाई होगा, ये डिपेंड करेगा इस पर। जब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है तब प्लस पाई होगा, और जब एक्स वाई दोनों नेगेटिव है तब माइनस पाई हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव है इसलिए माइनस, पॉजिटिव है इसलिए प्लस, ऐसे याद रख सकते हो। तो ये फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक और इस कंडीशन के साथ। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये फॉर्मूले भी हैं जो आपको याद रखना है। क्या है? 2 tan इनवर्स x, इसका क्या फॉर्मूला होगा? तो ये सेम फॉर्मूला वैसा ही है जैसा tan 2a का फॉर्मूला होता है। tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो tan a की जगह पे लिखा हुआ है x, तो क्या फॉर्मूला होगा? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद रखना आसान है। साइन का भी एक फॉर्मूला होता है tan के फॉर्म में। क्या होता है वो? साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो देखिए ये वही फॉर्मेट में है। तो टू tan इनवर्स का एक फॉर्मूला साइन के फॉर्म में भी होता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan a की जगह पे x लिखा हुआ है। ऐसे ही कॉस में भी होता है। cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है? tan के फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो बस इसमें भी वही है, 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला cos के फॉर्म में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, इसे हम कॉसिक के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? कॉसिक इनवर्स एक्स, या फिर कॉसिक इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ये दोनों सेम फैमिली के हैं इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं, मतलब हर कंडीशन में लिख सकते हैं इसे। ऐसे ही कॉस और सीक ये दोनों भी सेम फैमिली के हैं, इसलिए कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स को हम लिख सकते हैं सीक इनवर्स एक्स, या फिर सीक इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स। लेकिन tan और cot ये दोनों अलग अलग फैमिली के हैं, इसलिए इसमें लग जाती है कंडीशन। जब x ग्रेटर देन 0 होगा तब तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स को लिख सकते हैं cot इनवर्स x, लेकिन जब x लेस देन 0 होगा तब tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स को लिखा जाता है cot इनवर्स x माइनस पाई। क्या लिखा जाता है? cot इनवर्स x माइनस पाई। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान रखना है। अब जितने भी मैंने आपको फॉर्मूले बताए, जितनी भी प्रॉपर्टी बताई है, और जितना भी मैंने शुरुआत से बेसिक बताया, उसे आप रिवाइज करिए और फॉर्मूले उसके याद कीजिए, फॉर्मूले को याद कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस होंगे, तो आपको अब क्या करना है? रिवाइज करना है, याद करना है फॉर्मूले, ताकि जो हम क्वेश्चन करें तो वो आपको बन जाए। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए